जय श्री राम। साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी क्लास 5, यानी आज साइकोलॉजी स्मार्ट स्मार्ट स्टडी क्लास 5वीं रहेगी। और इसके अंतर्गत जो आज का जो कंटेंट रहेगा वो अधिगम का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और विधियां रहेगी। तो अधिगम से संबंधित ये इस वीडियो के अंतर्गत ये कंटेंट है वो आज क्लियर किए जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप किसी भी विषय वस्तु को अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। यदि आपको विषय वस्तु अच्छी प्रकार से समझना है तो वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक आपको अवश्य देखना चाहिए, और देखना भी नहीं चाहिए आपको। इस वीडियो से नोट्स भी आपको बनाने हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो विषय वस्तु यहाँ पे डाली गई है वीडियो के अंतर्गत, वो कई किताबों से कंसल्ट करके महत्वपूर्ण विषय वस्तु यहाँ पे डाली गई है, और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विषय वस्तु यहाँ पे रहेगी। तो आपको किसी प्रकार से वीडियो को स्किप न करते हुए आपको अच्छी प्रकार से इन कंटेंटों को देखना है, पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। और इसके बाद जो क्योंकि इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जो वीडियो आएंगे, यानी जो प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे आपके मूल्यांकन के लिए, तो वो प्रश्न पत्र अच्छी प्रकार से तभी कर पाएंगे आप जब इन वीडियो को अच्छी प्रकार से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और तैयारी करेंगे। क्योंकि उनसे आपको ये भी फायदा होगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप किस टॉपिक में आपकी कितनी पकड़ है, किस टॉपिक को आपने कैसा तैयार कर रखा है। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप वीडियो को जरूर देखें और उस पर ध्यान दें। चलो चलते हैं। आज का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा अधिगम, यानी अधिगम से संबंधित अपने आज टॉपिक रहेगा। और अधिगम के अंतर्गत जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका अर्थ है, संबंधित इसके कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं, विधियां हैं, ये रहेंगे। देखिए, अधिगम की भूमिका यानी रोल ऑफ लर्निंग, सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी अधिगम की भूमिका क्या है? सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है, और ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो अधिगम एक प्रक्रिया है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनाया जाता है, और उसमें ऑप्शन में लिखा होगा कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक। तो इस प्रकार अपने को सही आंसर क्या रहेगा अपना, यही रहेगा कि जन्म से लेकर के व्यक्ति है वो मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, मृत्यु पर्यंत तक सीखता है। तो अधिगम है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है। परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुरूप सीखने की गति घटती बढ़ती रहती है। यानी जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार सीखना क्या है, कई बार कम भी होता है, कई बार ज्यादा भी होता है। तो ये घटना बढ़ना इसका एक दौर है, वो चलता रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। सीखने के लिए कोई स्थान विशेष निश्चित नहीं होता, यानी सीखने का कोई स्थान भी निश्चित नहीं होता है, कहीं भी सीखा जा सकता है। औपचारिक रूप से भी सीखा जाता है, अनौपचारिक रूप से भी सीखा जाता है, निरौपचारिक रूप से भी सीखा जाता है। यानी किसी भी परिस्थिति, किसी भी वातावरण, किसी भी स्थान पे सीखा जा सकता है, कोई एक स्थान निश्चित नहीं होता, कोई एक परिस्थिति नहीं होती। तो इस प्रकार सीखना है वो कहीं भी हो सकता है, इसलिए कोई निश्चित विशेष स्थान नहीं है। व्यक्ति कहीं भी, किसी भी समय, किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। यानी यह व्यक्ति कहीं भी, किसी से भी, किसी समय कुछ भी सीख सकता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को ही अधिगम कहते हैं। यानी मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अब अधिगम ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ, आपके दिमाग में आता है अधिगम किसे कहते हैं? तो मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। इसके बाद आगे अधिगम का संप्रत्यय आता है कि अधिगम का संप्रत्यय क्या है। अधिगम के संप्रत्यय संबंधित आप देखें। अधिगम का संप्रत्यय यानी अधिगम का संप्रत्यय क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग,
अधिगम या सीखना वैसे तो एक सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है तथा लगभग सभी व्यक्ति सीखने शब्द के अर्थ को समझते होंगे। निसंदेह अधिगम से अभिप्राय अनुभवों के द्वारा निश्चय अधिगम से अभिप्राय अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में लाने की प्रक्रिया से है। स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। पहले अधिगम या सीखना किसे कहते हैं, शॉर्ट रूप में अपने ये भी कह सकते हैं कि स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। इसका अब एक उदाहरण ले लेते हैं अपने, और उदाहरण क्या है। एक छोटा बालक पहली बार आग को देखकर उसे छू लेता है और जल जाता है, क्योंकि बच्चा आग को छुएगा तो जलेगा, स्वाभाविक सी बात है। इससे बालक को एक नया अनुभव प्राप्त होता है। जब बाद में कभी बालक आग को देखता है तो उससे दूर रहता है, अर्थात पुराना अनुभव उसे आगे आग को न छूना सिखा देता है। इस तरह सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार का परिवर्तन है। इस तरह सीखना क्या है, अनुभव द्वारा व्यवहार का परिवर्तन है। तो ये यानी उदाहरण के तौर पर एक छोटा बालक पहली बार आग को देखकर उसे छू लेता है और जल जाता है, और इससे बालक को एक नया अनुभव प्राप्त होता है। जब बाद में कभी बालक आग को देखता है तो वह उससे दूर रहता है। अब दूर क्यों रहता है, क्योंकि पहले जब उन्होंने आग को छुआ तो उसका हाथ जल गया था। अब उसको जैसे ही आग को देखेगा तो उसके दिमाग में एक बात आएगी, हाँ आग को छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, तो इसीलिए वो क्या है, उससे दूर रहता है। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि पुराना अनुभव था उसका, कौन सा अनुभव, जो उन्होंने आग को छुआ था, पुराने अनुभव उसे आग को न छूना सिखा देता है। क्योंकि उन्होंने आग को छुआ तो हाथ जल गया, इसलिए वो क्या है, आग को नहीं छुएगा। ये सिखा देता है कि आग को नहीं छूना है, आग को छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। इस तरह सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार का परिमार्जन है। तो इसलिए इस उदाहरण पे हम कह सकते हैं कि सीखना क्या है, अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन है। तो ये एक बच्चे का वो अनुभव था जिससे क्या है, उसका व्यवहार परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन हम सीख सकते हैं। तो अनुभव जो होता है वो क्या है, अनुभव व्यवहार परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो व्यवहार परिवर्तन अनुभव से बड़ी मात्रा में होता है। तो इस प्रकार अनुभव से हम व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है अधिगम की परिभाषाएं, यानी अधिगम की परिभाषाएं आती हैं। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। अधिगम की परिभाषाएं अनेक मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, यहाँ अपने को ध्यान देने की जरूरत है। एग्जाम में क्या होता है कि इन परिभाषाओं को पूछा जाता है और इन परिभाषाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये परिभाषाएं आती हैं तो सबसे पहले अपने लेते हैं वुडवर्थ के अनुसार, यानी वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। क्या कह रहे हैं कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। ये वुडवर्थ की कोटेशन है, तो अपने को याद रखना है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की बात करता कौन करता है, वो वुडवर्थ करते हैं। दूसरा स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार स्किनर के अनुसार क्या है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उसके बाद गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। ये किसने दी थी, गेट्स है किने ये कोटेशन दी थी। तो वो गेट्स किसकी बात करते हैं, अनुभव प्रशिक्षण की बात करते हैं। अनुभव प्रशिक्षण की बात है तो आप सीधा गेट्स करते हैं, और सीखना और व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य आए तो आप स्किनर करते हैं, और यदि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया आए तो आप वुडवर्थ करते हैं। तो इस प्रकार इन शब्दों के साथ इनके नाम जोड़े ताकि ये आपके कोटेशन याद हो जाए, वैसे रट्टा लगाने से ये नहीं होंगी। अगली है गिलफोर्ड के अनुसार
व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, ये किसने दी थी? गिलफोर्ड ने ये कोटेशन दी थी। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन किसकी है? गिलफोर्ड की है। ये इस प्रकार अपने को इसे संबंधित कर लेना। उसके बाद क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो ये क्रोण किसकी बात की थी? आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों के अर्जन की। आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों के अर्जन की बात कौन करता है? क्रो करते हैं। तो इस तीन शब्दों से जोड़ देना, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन। ये क्रो ने कही थी। अगली है गार्डनरी मर्फी के अनुसार। गार्डनरी मर्फी ने क्या कहा था? अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित होते हैं। उन्होंने क्या कहा? अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। ये किसकी थी? गार्डनर अमर की थी। अगली है क्रॉनबेक के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। यानी क्रॉनबेक क्या कहते हैं कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। तो ये इस प्रकार ये मनोवैज्ञानिकों की ये कुछ कोटेशन थी। तो अपने को इन कोटेशन को याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो कोटेशन को आप याद अवश्य करें, क्योंकि एक दो हर एक एग्जाम के अंतर्गत एक दो कोटेशन आती है। तो यदि दो भी क्वेश्चन कोटेशन के आते हैं तो आपके 4 नंबर के आते हैं, और दो क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। जब मेरिट की बात आती है तो दो क्वेश्चन बहुत कुछ उल्ट फेर कर देते हैं। तो इसीलिए कोटेशन, ये कोटेशन महत्वपूर्ण कोटेशन यहाँ इसके अंतर्गत मैंने डाली है। यानी विषय वस्तु के अंतर्गत जो कोटेशन दी गई है वो ऐसी दी गई है कि एग्जाम में उन्हीं को पूछा जाता है। तो आपको इस विषय वस्तु को अच्छी प्रकार से गहराई से आपको देखना है, इससे बाहर कोटेशन आपकी जाने वाली नहीं है। इसके बाद अधिगम सीखने की प्रक्रिया है। यानी मनोविज्ञान क्या कहता है कि अधिगम है वो क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। तो अधिगम को अपने को ये भी समझना है, अधिगम है वो क्या है? सीखने की प्रक्रिया होती है। अधिगम अधिगम है वो सीखने की प्रक्रिया है। तो इनसे भी अपने क्या है? अधिगम से संबंधित अपने याद रख सकते हैं। अधिगम सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। तो ये अपने को दिमाग में रखना है। सीखने की विशेषताएं आती हैं। इसके बाद क्या आती हैं? सीखने की विशेषताएं। यानी सीखने की विशेषताएं क्या है? तो सीखने की विशेषताओं से संबंधित अपने को यहाँ पे देखना है कि सीखने की विशेषताएं क्या है। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। पहली विशेषता क्या है? सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। ऑल लिविंग इज लर्निंग। यानी सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। व्यक्ति अपने जन्म के समय से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। ये मैंने पहले भी बताया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए सीखना है वो क्या है? एक आजीवन प्रक्रिया है, आजीवन प्रक्रिया मानी जाती है। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीखना सीखना एक है, तो ऑप्शन में दिया होगा कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, बाल्यावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है, किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है, प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये इस प्रकार के आपके ऑप्शन रहेंगे। तो अपने ध्यान करना क्या है? कैसी प्रक्रिया है? सीखने की आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया पे अपने को ध्यान रखना है। दूसरा है सीखना परिवर्तन है। सीखना क्या है? परिवर्तन है। क्योंकि अभी अपने पीछे बात की थी कि सीखना क्या है? व्यवहार का परिमार्जन है। परिमार्जन का मतलब व्यवहार का परिवर्तन है। यानी एक व्यवहार से उसी व्यवहार के अंतर्गत एक व्यवहार के द्वारा किसी दूसरे व्यवहार से किए गए व्यवहार से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाता है वही क्या है? अधिगम है। सीखना है, लर्निंग है। लर्निंग चेंज। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। गिलफर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। सीखना क्या है? व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है।
इसके बाद अगला तीसरा आता है, वो आता है सीखना सार्वभौमिक है। सीखना क्या है? सार्वभौमिक है। तो सीखना सार्वभौमिक है, लर्निंग इज यूनिवर्सल। तो सीखना क्या है? सार्वभौमिक है। सीखने का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं पाया जाता, वस्तुतः संसार के सभी जीवधारी पशु पक्षी और कीड़े मकोड़ों मकोड़े भी सीखते हैं। यानी जो सीखने का जो गुण है वो केवल मनुष्य में ही नहीं होता पाया जाता है, वो संसार के समस्त जो जीवधारी हैं, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े, सभी में सीखना पाया जाता है। तो सीखना क्या है? सार्वभौमिक है। उसके बाद अगला क्या है? सीखना विकास है। चौथा है सीखना विकास है, लर्निंग इज ग्रोथ। सीखना क्या है? विकास है। व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा कुछ न कुछ सीखता है, फलस्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सीखने की इस विशेषता को पेस्टोलॉजी ने वृक्ष और फ्रोबेल ने उपवन का उदाहरण देकर स्पष्ट किया। यानी व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा कुछ न कुछ सीखता है, फलस्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सीखने की इस विशेषता को पेस्टोलॉजी ने वृक्ष और फ्रोबेल ने उपवन का उदाहरण यहाँ पे दिया था। तो सीखना क्या है? सीखना विकास है। अगला पांचवा आता है कि सीखना अनुकूलन है। पांचवा क्या है? कि सीखना है वो क्या है? सीखना है वो अनुकूलन है। सीखना अनुकूलन है, लर्निंग इज एडजस्टमेंट। सीखना अनुकूलन है। सीखना वातावरण से अनुकूलन करने सीखना वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। सीख रही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। जब वह अपने व्यवहार को इनके अनुकूल बना लेता है, तभी वह कुछ सीख पाता है। गेट्स व अन्य का मत है, सीखने का संबंध स्थिति के क्रमिक विषय से है। तो इस प्रकार सीखना क्या है? अनुकूलन है, यानी सीखना अनुकूलन से ही होता है। छठा है सीखना नया कार्य करना है। क्या है? सीखना नया कार्य करना, लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू। तो सीखना एक नया कार्य करना है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना कोई नया कार्य करना है, पर उस उसने उसमें एक शर्त लगा दी है। उसका कहना है कि सीखना नया कार्य करना तभी है जबकि वह कार्य फिर किया जाए और दूसरे कार्यों में प्रकट हो। ये यहाँ पे वुडवर्थ ने कही थी। और उन्होंने क्या कहा कि सीखना नया कार्य करना तभी है जबकि वह कार्य फिर किया जाए और दूसरे कार्य में प्रकट हो। अगला है सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना क्या है? अनुभवों का संगठन है। तो लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। सीखना न तो नए अनुभवों की प्राप्ति है और न पुराने अनुभवों का योग, वरन नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभव द्वारा नई बातें सीखता जाता है, वैसे वैसे वह अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने अनुभवों को संगठित करता चला जाता है। तो यहाँ पे सीखना अनुभव का संगठन है। सीखना न तो नए अनुभवों की प्राप्ति है और न पुराने अनुभवों का योग, वरन नए और पुराने अनुभवों का संगठन। जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभव एवं नई नई बातें सीखता जाता है, वैसे वैसे वह अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने अनुभवों को संगठित करता चला जाता है। तो ये सीखने से संबंधित था। उसके बाद सीखना विवेकपूर्ण है। आगे क्या है? सीखना है वो क्या है? विवेकपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण है, लर्निंग इज इंटेलिजेंट। लर्निंग इज इंटेलिजेंट। मर्सेल का कथन है कि सीखना यांत्रिक कार्य के बजाय विवेकपूर्ण कार्य है। उसी बात को शीघ्रता और सरलता से सीखा जा सकता है जिसमें वृत्ति या विवेक का प्रयोग किया जाता है। बिना सोचे समझे किसी बात को सीखने में सफलता नहीं मिलती है।
मर्सेल के शब्दों में सीखने की असफलताओं का कारण समझने की, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। तो इस प्रकार क्या है, सीखना विवेकपूर्ण है। अगला 10वां है, सीखना सक्रिय है। सीखना क्या है, सक्रिय है। सीखना सक्रिय है, लर्निंग इज एक्टिव। सीखना क्या है, सक्रिय है। सक्रिय सीखना ही वास्तविक सीखना है। सक्रिय सीखना ही वास्तविक सीखना है। बालक तभी कुछ सीख सकता है जब वह स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है। और यही कारण है कि डाल्टन, प्लान, प्रोजेक्ट मेथड आदि शिक्षण की प्रगतिशील विधियां हैं, बालक की क्रियाशीलता पर बल देती हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है कि सीखना सक्रिय है। सक्रिय सीखना ही वास्तविक सीखना है। बालक तभी कुछ सीख सकता है जब वह स्वयं करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। यही कारण है कि डाल्टन, प्लान, प्रोजेक्ट मेथड आदि शिक्षण की प्रगतिशील विधियां बालक की क्रियाशीलता पर बल देती है। अगला 11वां है, सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। सीखना क्या है, सीखना व्यक्तिगत भी है और सीखना सामाजिक भी है, दोनों है। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। सीखना, लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। सीखना वास्तविक और सामाजिक है। सीखना व्यक्तिगत कार्य तो है ही, पर इससे भी अधिक सामाजिक कार्य है। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखना सामाजिक है, क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। तो इसलिए सीखना क्या है, सामाजिक है। तो सीखने को हम सामाजिक, क्योंकि इसके बगैर, सामाजिक वातावरण के बगैर नहीं सीखा जा सकता, तो सीखना सामाजिक है। सीखना वातावरण की उपज है। सीखना है वो वातावरण की उपज है। लर्निंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। सीखना वातावरण की उपज है। सीखना रिक्तता में न होकर सदैव उस वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में होता है जिसमें व्यक्ति रहता है। बालक का संबंध जिस जैसे वातावरण से होता है वैसी बातें वह सीखता है। यही कारण है कि आजकल इस बात पर बल दिया जाता है कि विद्यालय इतना उपयुक्त और प्रभावशाली वातावरण उपस्थित करें कि बालक अधिक से अधिक अच्छी बातों को सीख सके, अधिक से अधिक अच्छी बातों को सीख सके। इसके बाद क्या है, सीखना खोज करना है। सीखना क्या है, सीखना खोज करना है। लर्निंग इज डिस्कवरी। सीखना खोज करना है। वास्तविक सीखना किसी बात की खोज करना है। इस प्रकार के सीखने में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयास करके स्वयं एक परिणाम पर पहुंचता है। और मर्सेल का कथन है कि सीखना उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजने और जानना चाहता है। सीखना खोज करना है, यानी वास्तविक सीखना किसी बात की खोज करना है। इस प्रकार के सीखने में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयास करके स्वयं एक परिणाम पर पहुंचता है। मर्सेल का कथन है कि सीखना उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। जिसे एक व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। ये बात मर्सेल ने ये बात कही थी कि सीखना है वो खोज करना है। तो ये जो यहाँ सीखने से संबंधित है, तो इसको आप याद कर लें, क्योंकि इसके जो मैंने आपको बताए शॉर्ट वाले, यही आपके ऑप्शन में पूछे जाते हैं। जैसे सीखना, यहाँ पे अपने देखते हैं कि सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, सीखना परिवर्तन है, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना विकास है, और इसी प्रकार सीखना अनुकूलन है, सीखना नया कार्य करना है, सीखना अनुभव का संगठन है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, और इसी प्रकार सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना सक्रिय है, सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, सीखना वातावरण की उपज है, और इसी प्रकार सीखना वातावरण की उपज है, और सीखना खोज करना है। तो ये आपको अच्छे प्रकार से पढ़ने हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएं, यानी फैक्टर ऑफ कंडक्ट, कंडीशंस इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएं। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और दशाएं कौन कौन सी हैं, उसी के बारे में अपने यहाँ देखते हैं कि सीखने को
प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? ऐसे अनेक कारक या दशाएं हैं जो सीखने की प्रक्रिया में सहायक या बाधक सिद्ध होते हैं। इनका उल्लेख करते हुए सिम्पसन ने लिखा है अन्य दशाओं के साथ साथ सीखने की कुछ दशाएं हैं: उत्तम स्वास्थ्य, रहने की अच्छी आदतें, शारीरिक दोषों से मुक्ति, अध्ययन की अच्छी आदतें, संवेगात्मक संतुलन, मानसिक योग्यता, कार्य संबंधी परिपक्वता, वांछनीय दृष्टिकोण और रुचियां, उत्तम सामाजिक अनुकूलन, रूढ़िबद्धता और अंधविश्वास से मुक्ति। तो हम इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो ये क्या है? ये अनेक कारक या दशाएं हैं जो सीखने की प्रक्रिया में सहायक या बाधक सिद्ध होती है। सहायक भी होती है और बाधक भी सिद्ध होती है। पहली है विषय सामग्री का स्वरूप। क्या है? विषय सामग्री का स्वरूप, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी विषय सामग्री का स्वरूप कैसा, ये भी क्या करता है? प्रभावित करता है। सीखने की प्रक्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यानी सीखने की प्रक्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कठिन और अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अर्थपूर्ण सामग्री अधिक शीघ्रता और सरलता से सीख ली जाती है। यानी जो कठिन न हो, सरल हो, अर्थपूर्ण हो, ऐसी सामग्री है बहुत सी प्रकार से सीख ली जाती है, सरल तरीके से सीख ली जाती है, सरलता से सीख ली जाती है। और इसके उल्टा यदि होता है, यानी वो जो सामग्री है, सीखने वाली जो विषय सामग्री है, वो प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालती है, कठिन और अर्थहीन की अपेक्षा कठिन और अर्थहीन है, तो वो सरल नहीं सीख पाएंगे। इसी प्रकार अनियोजित सामग्री की तुलना में सरल से कठिन की ओर फ्रॉम सिंपल एंड डिफिकल्ट सिद्धांत पर नियोजित सामग्री सीखने की क्रिया को सरलता प्रदान करती है। यानी सीखने की क्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कठिन और अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अर्थपूर्ण सामग्री अधिक शीघ्रता और सरलता से सीख ली जाती है। इस प्रकार अनियमित सामग्री की तुलना में सरल से कठिन और सिद्धांत नियोजित सामग्री सीखने को सरलता प्रदान करता है। तो इस प्रकार किसी भी सामग्री को अपने सीख सकते हैं। यानी सामग्री कैसी होनी चाहिए? सामग्री सरल होनी चाहिए, सामग्री व्यवस्थित होनी चाहिए, सामग्री क्रमबद्ध होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो सामग्री होती है अर्थपूर्ण होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो सामग्री होती है वो क्या है? सरलता से सीख ली जाती है। तो सामग्री प्रभावित करती है, यानी सामग्री क्या करती है? सीखने को सामग्री प्रभावित करती है। तो सीखना है वो सामग्री पर भी आधारित होता है। ये भी अगर अपने को ध्यान रखना है कि सीखना है वो सामग्री पे आधारित होता है। तो सामग्री क्या करती है? सीखने को प्रभावित कर सकती है। तो सामग्री सरल हो, अर्थपूर्ण हो, सामग्री रोचक हो, तो ऐसी सामग्री होती है वो तुरंत सीख ली जाती है। उसके बाद दूसरा आता है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। यानी बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा हो? बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। जो छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं वे सीखने में रुचि लेते हैं और शीघ्र सीखते हैं। इसके विपरीत शारीरिक या मानसिक रोगों से पीड़ित छात्र सीखने में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेते हैं। फलतः वे किसी बात को बहुत देर में और कम सीखते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि जो छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, वे सीखने में रुचि लेते हैं। यानी वो सीखने में उनकी रुचि होती है, और वो रुचि नहीं होती है वो शीघ्र सीखते भी है, क्योंकि जब रुचि होगी तो अच्छी प्रकार से शीघ्रता से वो सीख भी लेंगे। इसके विपरीत, यदि इसके विपरीत अपने देखें कि शारीरिक व मानसिक रोगों से पीड़ित कोई छात्र होता है, कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से रोगों से यदि वो छात्र पीड़ित है तो सीखने में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेते हैं। तो वो क्या करेंगे? यदि रोगों से पीड़ित है वो सीखने में रुचि नहीं लेंगे, और यदि विषय वस्तु में रुचि नहीं लेंगे तो वो सीखी नहीं जा सकती। तो सीखने में रुचि का बहुत बड़ा योगदान।
फलतः वे किसी बात को बहुत देर और कम सीख पाते हैं, क्योंकि जो रुचि नहीं ले पाते हैं, रुचि लेते नहीं है, तो वो क्या है, सीखना बहुत देरी से करते हैं, सरलता से वो नहीं सीख सकते। उसके बाद अगला आता है परिपक्वता यानी मैचुरेशन, परिपक्वता। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले छात्र नए पाठ को सीखने के लिए सदैव तत्पर और उत्सुक रहते हैं। कौन से वाले? शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले छात्र। यदि उनके सामने कोई नया पाठ आता है तो सीखने के लिए वो सदैव क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। अतः वे सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करते हैं। यदि छात्रों में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता नहीं होती है तो सीखने में उनके समय और शक्ति का नाश होता है। कोल्सनिक के अनुसार परिपक्वता और सीखना पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, वरन एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप में संबंध और एक दूसरे से पर निर्भर है। तो इस प्रकार परिपक्वता भी क्या करती है, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले छात्र नए पाठ को सीखने के लिए तत्पर और उत्सुक रहते हैं। अतः वे सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करते। यदि छात्रों में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता नहीं है तो सीखने में उनके समय और शक्ति का नाश होता है। परिपक्वता और सीखना पृथक प्रक्रियाएं हैं नहीं है, वरन एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से संबंध और दूसरे पर निर्भर है। इसके बाद अगला जो आता है, चौथा आता है, वो आता है सीखने का समय व थकान। यानी सीखने का समय और थकान भी क्या करता है, प्रभावित करता है। टाइम ऑफ लर्निंग एंड फैटिग्यू। सीखने का समय और थकान भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सीखने का समय सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है। ये बात सही है कि सीखने का जो समय होता है वो सीखने की क्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। अपन एक उदाहरण ले लेते हैं कि जब छात्र विद्यालय आते हैं तब उनमें स्फूर्ति होती है, क्योंकि जब बच्चे सुबह सुबह विद्यालय में आते हैं तो उस समय बच्चे में क्या होती है, स्फूर्ति होती है। अतः उनको सीखने में सुगमता होती है, यानी उस समय वो सीखेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, वो सुगमता से सीख लेते हैं। जैसे जैसे शिक्षण के घंटे बीतते जाते हैं, यानी जैसे जैसे शिक्षण के घंटे लगते जाएंगे, बीतते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी स्फूर्ति में शिथिलता आती जाती है। यानी जिस प्रकार घंटे बीतेंगे वैसे वैसे उनकी स्फूर्ति में शिथिलता आती आती जाती रहेगी और वे थकान का अनुभव करने लगते हैं। यानी यहाँ तक ही नहीं है कि वो थकान का भी अनुभव करने लगते हैं, परिणाम स्वरूप उनकी सीखने की क्रिया मंद हो जाती है। और इसका परिणाम क्या था है कि जो सीखने की जो प्रोसेस होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, वह क्या हो जाती है, एकदम मंद हो जाती है। इसके बाद अगला है सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा यानी विल टू लर्न, सीखने की इच्छा। यदि छात्रों में किसी बात को सीखने की इच्छा होती है, यदि छात्रों में किसी बात को सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे सीख लेते हैं, तो वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे सीख लेते हैं। अतः अध्यापक का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह छात्रों की इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाए और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे उनकी रुचि और जिज्ञासा को जागृत करना चाहिए। अतः अध्यापक का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह छात्रों की इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाए और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे उनकी रुचि और जिज्ञासा को जागृत करना चाहिए। तो ये सीखने की इच्छा यानी विल लर्निंग होती है। छठा है प्रेरणा, मोटिवेशन। छठा क्या है, प्रेरणा यानी मोटिवेशन। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरकों यानी मोटिव्स का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रेरकों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रेरक बालकों को नई बातें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी प्रेरक क्या करते हैं, बालकों को नई बातें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और अतः यदि अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र नए पाठ को सीखें तो वह प्रशंसा, प्रोत्साहन, प्रतिद्वंदिता आदि विरोधियों का प्रयोग करके आदि प्रतिद्वंदिता आदि विधियों का प्रयोग करके
उनको प्रेरित करते हैं। स्टीफेंस के विचारानुसार शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी शिक्षक के पास जो प्रेरणा होती है वो क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रेरणा से ही वो सब कुछ विद्यार्थियों को बहुत कुछ सिखा सकता है। तो प्रेरणा क्या करती है, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरकों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रेरक बालकों को नई बातें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अतः यदि अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र नए पाठ को सीखें तो वह प्रशंसा, प्रोत्साहन, प्रतिद्वंदिता आदि विधियों का प्रयोग करके उनको प्रेरित करे। स्टीफेंस के विचारानुसार शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक साधन के रूप में मानी जाती है। इन प्रेरणा का स्थान काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अगला है वो है अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया। अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया। टीचर एंड लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक का स्थान अति महत्वपूर्ण है। उसके कार्यों और विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व, ज्ञान और शिक्षण विधि का छात्रों के सीखने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इन बातों में शिक्षक का स्तर जितना ऊंचा होता है सीखने की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र और सरल होती है। यानी सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक का स्थान अति महत्वपूर्ण है। उसके कार्यों और विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व, ज्ञान और शिक्षण विधि व छात्रों के सीखने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और इन बातों में शिक्षक का स्तर जितना ऊंचा होता है सीखने की प्रक्रिया उतनी तीव्र और सरल होती है। उसके बाद अगला है सीखने का उचित वातावरण। यानी 8वां है सीखने का उचित वातावरण। सीखने का उचित वातावरण। फेवरेबल लर्निंग एटमॉस्फेरी। फेवरेबल लर्निंग एटमॉस्फेरी। सीखने का उचित वातावरण। सीखने की क्रिया पर न केवल कक्षा के अंदर के वर्ण बाहर वातावरण शांत होना से हट जाता है। यदि कक्षा के अंदर चाहिए तो सीखने के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। निरंतर शोरगुल से छात्रों का ध्यान सीखने और छात्रों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है कि और यदि उसमें वायु और प्रकाश की कमी है तो छात्र थोड़ी देर में थकान का अनुभव करने लगते हैं। परिणामतः उनकी सीखने की रुचि समाप्त हो जाती है। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोलॉजिकल क्लाइमेट भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि छात्रों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना है तो सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ने में सहयोग मिलता है। विषय दोनों से है, यह विधि जितनी अधिक और रुचिकर और उपयुक्त होती है सीखना उतना ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार सीखने का उचित वातावरण। सीखने की क्रिया पर केवल सीखने की क्रिया पर कक्षा का अंदर का ही वातावरण नहीं, बाहर का वातावरण भी क्या करता है, इसको प्रभावित करता है। सीखने की विधि। सीखने की विधि, लर्निंग मेथड। सीखने की विधि। सीखने की विधि का संबंध छात्र और अधिक सरल होता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल, प्ले और करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग विधियों का और उच्च कक्षाओं में पूर्ण भूल, सामूहिक क्रिएटिविटी और सह संबंध विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो सीखने की विधि का संबंध छात्र और शिक्षक और हम्म, सीखने को अधिक सरल होता है।
इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल, प्ले और करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग विधियों का, और उच्च कक्षाओं में पूर्ण, वोल, सामूहिक, कलेक्टिव और सहसंबंध, कोरिलेशन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार सीखने की विधि के अंतर्गत इन विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि सीखना सरल हो, स्पष्ट हो और स्थायी हो। तो इन विधियों के प्रयोग से शिक्षण को सरल बनाया जा सकता है, स्पष्ट बनाया जा सकता है और छात्रों को अच्छी प्रकार से सिखाया जा सकता है। इसके बाद आता है अधिगम यानी सीखने के प्रमुख प्रकार। अधिगम या सीखने के प्रमुख क्या प्रकार? टाइप ऑफ लर्निंग। टाइप ऑफ लर्निंग। अधिगम के प्रकार या सीखने के प्रकार। अधिगम के प्रकार या सीखने के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में अपने चर्चा करते हैं। सामान्यतः अधिगम दो प्रकार का होता है। यानी सामान्यतः अधिगम कितने प्रकार का माना जाता है? दो प्रकार का माना जाता है। पहला है गत्यात्मक अधिगम। पहला क्या है? गत्यात्मक अधिगम। ये इसको ध्यान से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गत्यात्मक अधिगम क्या है? जब भी व्यक्ति शारीरिक रूप से गतिशील या कर्मेंद्रियों के द्वारा अधिगम करता है तो इसे गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। यानी गत्यात्मक अधिगम के बारे में अपने को ध्यान देना है कि जब भी व्यक्ति शारीरिक रूप से गतिशील या कर्मेंद्रियों के द्वारा अधिगम करता है तो इसे गत्यात्मक अधिगम कहते हैं, या इसे हम पेशीय अधिगम भी कह सकते हैं। यानी इसे हम पेशीय अधिगम भी कह सकते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से क्रियाशील रहेगा, या व्यक्ति शारीरिक रूप से गतिशील रहेगा, या अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा अधिगम करता है तो वो गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। या गत्यात्मक अधिगम का दूसरा नाम है पेशीय अधिगम भी कह सकते हैं। इसको गत्यात्मक अधिगम भी कहते हैं और पेशीय अधिगम भी कहते हैं। इसे कर्मेंद्रीय अधिगम और क्रियात्मक अधिगम, गामक अधिगम, मूर्त अधिगम, यांत्रिक अधिगम नामों से भी जाना जा सकता है। यानी इसके इतने नामों से जाना जाता है। इसको गत्यात्मक अधिगम कहते हैं, इसे पेशीय अधिगम भी कहते हैं, इसे कर्मेंद्रीय अधिगम भी कहते हैं, इसे क्रियात्मक अधिगम भी कहते हैं, इसे गामक अधिगम भी कहते हैं, इसे मूर्त अधिगम भी कहते हैं, इसे यांत्रिक अधिगम भी कहते हैं। तो इस प्रकार इतने नामों से गत्यात्मक अधिगम को जाना जाता है। इस अधिगम की प्रक्रिया शरीर से मस्तिष्क की तरफ चलती है। यानी इस अधिगम की प्रक्रिया कैसे चलती है? शरीर से मस्तिष्क की तरफ। यानी पहले क्या होगी? क्रियाशील होगा शरीर, और उसके बाद वो कहाँ पहुंचेगी? मस्तिष्क तक पहुंचेगी। तो पहले क्रियाशील होगा, उसके बाद मस्तिष्क तक पहुंचेगी। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं अपने, जैसे साइकिल चलाना है, पियानो बजाना है, क्रिकेट खेलना है, टाइप करना है आदि। ये सारे उदाहरण क्या किसके हैं? ये गत्यात्मक अधिगम के हैं। यानी यहाँ जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? जिस सिद्धांत को यहाँ पे पूर्ण किया जा रहा है कि पहले क्या होगी? शारीरिक क्रिया होगी, यानी हाथ से कुछ किया जाएगा, शरीर से अंगों के चालन से कुछ किया जाएगा, उसके बाद अपने मस्तिष्क ये पहुंचेगी। यानी वहां से कहाँ से पहुंचेगी? शरीर से मस्तिष्क की तरफ जाएगी। तो अधिगम की प्रक्रिया शरीर से मस्तिष्क की तरफ चलती है। तो ये पहला है गत्यात्मक अधिगम है। यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, इसलिए गत्यात्मक अधिगम को अच्छी प्रकार से आप देख लें। तो गत्यात्मक अधिगम के बारे में, यानी गत्यात्मक अधिगम क्या कहता है कि गत्यात्मक के शारीरिक संचालन करता है। जैसे यहाँ क्या है? शारीरिक संचालन होगा, शारीरिक संचालन होगा, और शारीरिक संचालन से क्या होगा? अधिगम होगा। तो ये जो अधिगम होता है वो क्या होता है? गत्यात्मक होता है। या अपने गत्यात्मक अधिगम में क्या होता है? शरीर से मस्तिष्क की तरफ चला जाता है, चलते हैं। यानी पहले क्या होगा कि शारीरिक क्रिया होगी, और उसके बाद क्या होगा? मस्तिष्क इसमें इन्वॉल्व होगा। तो इस प्रकार इसको अपने को समझना। उसके बाद था संज्ञानवादी अधिगम दूसरा। पहला था गतिशील अधिगम, अब दूसरा था संज्ञानवादी अधिगम। संज्ञानवादी अधिगम क्या है? ऐसा अधिगम जो व्यक्ति को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क में हुआ हो अथवा किसी भी समस्या को हल करते हुए सीखा जाए तो यह अधिगम समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। यानी दो चीजें हमारे सामने हैं,
एक चीज है कि ऐसा अधिगम जो व्यक्ति को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क में हुआ हो अथवा किसी भी समस्या को हल करते हुए सीखा जाए तो यह अधिगम समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। इसे मानसिक अधिगम क्या कहते हैं? इसे मानसिक अधिगम, ज्ञानेंद्रिय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम आदि नामों से जाना जाता है और इस अधिगम की प्रक्रिया मस्तिष्क से शरीर की तरफ चलती है। तो इस अधिगम की प्रक्रिया कैसे मस्तिष्क से शरीर की तरफ चलती है, यानी उसमें चल रही थी शरीर से मस्तिष्क, इसमें उल्टा है, मस्तिष्क से शरीर की तरफ जाएगी। तो संज्ञानवादी अधिगम में क्या था? ऐसा अधिगम जो व्यक्ति को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क में हुआ हो अथवा किसी भी समस्या को हल करते हुए सीखा जाए तो यह अधिगम समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। इसमें मानसिक अधिगम, ज्ञानेंद्रिय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे मानसिक अधिगम भी कहते हैं, इसे ज्ञानेंद्रिय अधिगम भी कहते हैं, इसे समस्या समाधान अधिगम भी कहते हैं। इन नामों से इसको जाना जाता है। इस अधिगम की प्रक्रिया मस्तिष्क से शरीर की तरफ चलती है, यानी इस अधिगम की प्रक्रिया किस मस्तिष्क से शरीर की तरफ चलती है। जैसे निबंध लिखना, गणित की समस्याओं का समाधान करना, निबंध लिखना, गणित की समस्याओं का समाधान करना, चिंतन करना, योजना बनाना, भाषण देना आदि। जैसे गणित की समस्याओं का समाधान करना, चिंतन करना, योजना बनाना, भाषण देना आदि। इसका एक उदाहरण दे लेते हैं अपने। जब व्यक्ति किसी खाली जगह के लिए मकान का निर्माण करवाने से पहले इंजीनियर के पास जाता है और उस जगह के लिए मकान का नक्शा तैयार करता है तो इंजीनियर का यह कार्य संज्ञानवादी अधिगम होगा और इस नक्शे को देखकर कारीगर जिस मकान का निर्माण करेगा उसका यह कार्य गत्यात्मक अधिगम कहलाएगा। ये बहुत अच्छा उदाहरण से इसे समझा जा सकता है कि जब व्यक्ति किसी खाली जगह के लिए मकान का निर्माण करवाने से पहले एक इंजीनियर के पास जाता है और उस जगह के लिए मकान का नक्शा तैयार करवाता है तो इंजीनियर का जो ये कार्य होगा वो क्या होगा? संज्ञानवादी अधिगम होगा। और इस नक्शे को देखकर कारीगर जिस मकान का निर्माण कर देता है या कर देगा या करेगा तो उसका यह कार्य क्या कहलाएगा? गत्यात्मक अधिगम कहलाएगा। तो इस प्रकार अपने को संज्ञान और गत्यात्मक अधिगम के बारे में समझ लेना है कि गत्यात्मक अधिगम क्या है और संज्ञानात्मक अधिगम क्या है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के अनेक प्रकारों का वर्णन किया, यानी शिक्षा मनोविज्ञान को सीखने के लिए अनेक प्रकारों का वर्णन किया है। R.M. गेने यानी गेने नामक मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए गेने ने अपनी पुस्तक दी द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये पुस्तक किसकी है? गेने की है। याद रखना, ये पूछी भी जाती है कि गेने की पुस्तक कौन सी है या द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी है? तो गेने की है। इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा? अधिगम के 8 प्रकार बताए थे, यानी गेने ने इस पुस्तक में अधिगम के कितने प्रकार बताए? कुल 8 प्रकार बताए थे। अधिगम के 8 प्रकार गेने के अनुसार है, ये ध्यान रखना कि किसके अनुसार है? गेने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार माने जाते हैं। तो इन 8 प्रकारों का इन्होंने उल्लेख किया। गेने ने अधिगम को 8 वर्गों में वर्गीकृत करते हुए उन्हें एक सोपानिकी रूप में प्रस्तुत किया। गेने क्या करते हैं? इनके 8 प्रकार तैयार करते हैं और उसके बाद उनको एक सोपानिकी यानी होरेजी के रूप में उन्होंने विकसित किया। तो ये क्या है? गेने से संबंधित था। इसके बाद अगला आता है, वो आता है संकेत अधिगम, यानी अगला है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम के प्रतिपादक टोलमैन है। ये भी ध्यान रखना, ये आपका एक आरपीसी का क्वेश्चन पक्का बनता है कि संकेत अधिगम के प्रतिपादक कौन है। तो संकेत अधिगम के कौन है? टोलमैन है। ये टोलमैन अपने को याद रखना है। संकेत अधिगम के प्रतिपादक है वो टोलमैन है। इस प्रकार का अधिगम वस्तुतः पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन के अनुरूप होता है। संकेत अधिगम को क्लासिक अनुबंधन भी कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक उद्दीपक की अनुक्रिया के साथ कोई अन्य उद्दीपक या अनुकूलित हो जाता है
तथा उसे अनुकूलित उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर प्राणी प्राकृतिक उद्दीपक की अनुक्रिया प्रस्तुत करना सीख लेता है। तो प्राणी एक संकेत की प्रति प्रतिक्रियाएं करना सीखता है। इसमें अनुक्रिया का उत्तेजना से संबंध जोड़ा जाता है। अधिगम के इस प्रकार के यांत्रिक ढंग से आदतों का निर्माण किया जाता है। तो ये क्या है, आदत निर्माण से संबंधित भी अपने इसको कह सकते हैं कि आदतों के निर्माण से संबंधित इसको जोड़ा जाता है। उसके बाद अगला आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम को एसआर अधिगम अथवा समंदन का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी एसआर थ्योरी। ये ध्यान रखना, ये वो एसआर थ्योरी है। एसआर थ्योरी या समंदन का सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम को एसआर अधिगम अथवा समंदन का सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच बंधन दृढ़ हो जाने पर प्राणी किसी उद्दीपक को प्रस्तुत करने पर अनुबंधित अनुक्रिया देना सीख लेता है। यह सिद्धांत थोर्नडाइक के प्रयास व भूल के सिद्धांत पर आधारित है। इसके माध्यम से छोटे बच्चों को शब्द उच्चारण करना सिखाया जाता है, अर्थात अभ्यास द्वारा सीखने पर जोर दिया जाता है। तो ये क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम को एसआर अधिगम अथवा समंदन का सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच बंधन दृढ़ हो जाने पर प्राणी किसी भी उद्दीपक को प्रस्तुत करने पर अनुबंधित अनुक्रिया देना सीख लेता है, और यह सिद्धांत थोर्नडाइक के प्रयास व भूल के सिद्धांत पर आधारित है। इसके माध्यम से छोटे बच्चों को शब्द उच्चारण करना सिखाया जाता है, अर्थात अभ्यास द्वारा सीखने पर जोर दिया जाता है। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। तीसरा क्या है, श्रृंखला अधिगम आता है, यानी अधिगम के प्रकारों में तीसरा है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम को कर्मिक अधिगम भी कहते हैं, यानी श्रृंखला अधिगम क्या कहते हैं, कर्मिक अधिगम भी कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में अधिगम सामग्री क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहती है। अधिगम सामग्री क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहती है तथा प्राणी एक एक करके क्रम से अधिगम सामग्री को सीखता जाता है। शैक्षिक परिस्थितियों में श्रृंखला अधिगम के अवसर बहुतायत आते हैं। शैक्षिक परिस्थितियों में श्रृंखला अधिगम के अवसर बहुतायत आते हैं। चौथा है शाब्दिक अधिगम, यानी श्रृंखला अधिगम के बाद आता है शाब्दिक अधिगम आता है। इस प्रकार के अधिगम से तात्पर्य शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन लाने से है। किसमें है, शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन लाने से माना जाता है। व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाले शब्द तथा वार्तालाप वस्तुतः शाब्दिक अधिगम का ही परिणाम होते हैं। परिणाम स्वरूप का रटन स्मरण भी इस प्रकार के अधिगम का ही एक रूप है। शाब्दिक अधिगम की प्रक्रिया में अक्षरों, शब्दों, चिन्हों, आवाजों आदि को सार्थक ढंग से समझने तथा प्रस्तुत करने की क्रिया निहित रहती है। यह अधिगम भाषा शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी है। शाब्दिक अधिगम की योग्यता ही मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है। तो शाब्दिक अधिगम क्या है, बहुत अच्छा अधिगम होता है। इस प्रकार के अधिगम से तात्पर्य शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन लाने से है। व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाले शब्द या वार्तालाप वस्तुतः शाब्दिक अधिगम का ही परिणाम है, और पाठ्य वस्तु का रटन स्मरण भी इस प्रकार के अधिगम का ही एक रूप है। शाब्दिक अधिगम की प्रक्रिया में अक्षरों, शब्दों, चिन्हों, आवाजों आदि को सार्थक रूप से समझने तथा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निहित रहती है। यह अधिगम
भाषा शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी है। शाब्दिक अधिगम की योग्यता ही मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है। तो ये क्या था? शाब्दिक अधिगम था। उसके बाद आता है बहुविभेदन अधिगम। बहुविभेदन अधिगम व्यक्ति द्वारा बहुविभेदन अधिगम द्वारा व्यक्ति को शाब्दिक तथा अशाब्दिक अधिगम के विभिन्न पक्षों में भेद करना, उन्हें विभिन्न समूह में पहचानना सिखाया जाता है। इसके अंतर्गत प्राणी उसके सम्मुख प्रस्तुत हो रहे अनेक उद्दीपकों में से इच्छित उद्दीपक को पहचान कर एवं इच्छा तदनुसार अनुक्रिया करना सीखता है। अनुक्रिया करना सीखता है। इस दृष्टि से बहुविवेक अधिगम को कुछ हद तक गेस्टाल्ट अधिगम के समकक्ष स्वीकार किया जा सकता है। जैसे बालकों द्वारा त्रिभुज एवं चतुर्भुज में अंतर करना, बीजगणित एवं अंकगणित में अंतर करना, फुटबॉल एवं क्रिकेट में अंतर करना आदि है। ये संप्रति अधिगम। इसके बाद है समस्या समाधान अधिगम। संप्रति अधिगम के बाद है समस्या समाधान अधिगम। अधिगम का यह प्रकार अधिगम सोपानिकी का सर्वोच्च स्तर है। अधिगम प्रकार अधिगम सोपानिकी का सर्वोच्च स्तर है। समस्या समाधान अधिगम में प्राणी अपनी समस्याओं का समाधान करना सीखता है। वस्तुतः समस्या समाधान अधिगम ने ही मानव जाति को प्रगति तथा विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। तो ये समस्या समाधान अधिगम भी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। समस्या समाधान अधिगम तो अपने चर्चा की संप्रत्यय अधिगम की, बहुविवेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएं, यानी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएं, ये कारक या दशाएं अपने को बतानी है। तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएं क्या हैं, इसी पे अपने चर्चा करते हैं। विषय सामग्री का स्वरूप, यानी पहला जो कारक और वो क्या है, वो है विषय सामग्री का स्वरूप। विषय सामग्री का स्वरूप यानी विषय सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए? नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सीखने की क्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कठिन और अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अर्थपूर्ण सामग्री अधिक शीघ्रता और सरलता से सीख ली जाती है। इस प्रकार अनियोजित सामग्री की तुलना में सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट सिद्धांत पर नियोजित सामग्री सीखने की क्रिया को सरलता प्रदान करती है। यानी विषय सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया सीखे जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कठिन और अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अर्थपूर्ण सामग्री अधिक शीघ्रता और सरलता से सीख ली जाती है। इस प्रकार अनियोजित सामग्री की तुलना में सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट सिद्धांत पर नियोजित सामग्री सीखने की क्रिया को सरलता प्रदान करती है। अगला है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, यानी बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा हो। जो छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं वे सीखने में रुचि लेते हैं। तो यहाँ अपने को ध्यान देना है, बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, जो छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं, तो वो सीखने में रुचि लेते हैं और शीघ्र सीखते हैं। इसके विपरीत शारीरिक या मानसिक रोगों से पीड़ित छात्र सीखने में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेते हैं। फलतः वे किसी बात को बहुत देर
में और कम सीख पाते हैं। फलतः वे किसी बात को बहुत देर में और कम सीख पाते हैं। इसके बाद आता है परिपक्वता। परिपक्वता मैच्योरेशन। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले छात्र नए पाठ को सीखने के लिए सदैव तत्पर और उत्सुक रहते हैं। अतः वे सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करते हैं। यदि छात्रों में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता नहीं होती है तो सीखने में उनके समय और शक्ति का बल उनके समय और शक्ति का नाश होता है। पोल्सनी के अनुसार परिपक्वता और सीखना पृथक प्रक्रिया नहीं है, वरन एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से संबंध और एक दूसरे पर निर्भर है। सीखने का समय थकान। सीखने का समय सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है। उदाहरणार्थ, जब छात्र विद्यालय जाते हैं तब उनमें स्फूर्ति होती है, अतः उनको सीखने में सुगमता होती है। जैसे जैसे शिक्षण के घंटे बीतते जाते हैं वैसे वैसे उनकी स्फूर्ति में स्थिरता आती जाती है और वे थकान का अनुभव करने लगते हैं। परिणामतः उनकी सीखने की क्रिया मंद हो जाती है। तो सीखने का समय व थकान भी प्रभावित करता है। उसके बाद सीखने की इच्छा, विल। यदि छात्रों में किसी बात को सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इसे सीख लेते हैं। अतः अध्यापक का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वे छात्रों की इच्छा शक्ति को दृढ़ कर बनाएं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे उनकी रुचि और जिज्ञासा को जागृत करना चाहिए। इसके बाद आता है प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरणा यानी मोटिवेशन। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरकों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रेरक बालकों को नई बातें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अतः यदि अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र नए पाठ को सीखें तो वह प्रशंसा, प्रोत्साहन, प्रतिद्वंदिता आदि विधियों का प्रयोग करके उनको प्रेरित करें। स्टीफेंस के विचारानुसार शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो प्रेरणा क्या है? सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रेरणा का योगदान होता है, मोटिवेशन का। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरकों, मोटिव्स का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रेरक बालकों को नई बातें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अतः यदि अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र नए पाठ को सीखें तो वह प्रशंसा, प्रोत्साहन, प्रतिद्वंदिता आदि विधियों का प्रयोग करके उनको प्रेरित करें। स्टीफेंस के विचारानुसार शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया, यानी अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया, टीचर एंड लर्निंग प्रोसेस। टीचर एंड लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक का स्थान अति महत्वपूर्ण है। उसके कार्यों और विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व, ज्ञान और शिक्षण विधि का छात्रों के सीखने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इन बातों में शिक्षक का स्तर जितना ऊंचा होता है सीखने की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र और सरल होती है। यानी अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक का स्थान अति महत्वपूर्ण है। सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक का स्थान अति महत्वपूर्ण है। उसके कार्यों और विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व, ज्ञान और शिक्षण विधि का छात्रों के सीखने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इन बातों में शिक्षक का स्तर जितना ऊंचा होता है सीखने की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र और सरल होती है। तो इस प्रकार अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया का भी योगदान है। इसके बाद अगला है
8वां है सीखने का उचित वातावरण। सीखने का उचित वातावरण, 8वां है सीखने का उचित वातावरण। फेवरेबल लर्निंग एटमॉस्फेयर, सीखने का उचित वातावरण। सीखने की क्रिया पर न केवल कक्षा के अंदर के वरन बाहर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। कक्षा के बाहर का वातावरण शांत होना चाहिए। निरंतर शोरगुल से छात्रों का ध्यान सीखने की क्रिया से हट जाता है। यदि कक्षा के अंदर छात्रों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है और यदि उसमें वायु और प्रकाश की कमी है तो छात्र थोड़ी ही देर में थकान का अनुभव करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी सीखने में रुचि समाप्त हो जाती है। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण यानी साइकोलॉजिकल जो क्लाइमेट है भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि छात्रों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना है, एक दूसरे सहयोग सहानुभूति भावना है तो सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ने में सहयोग मिलता है। तो यहाँ क्या है, यदि छात्रों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना है तो सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ने में सहयोग मिलता है। तो सीखने का उचित वातावरण भी जरूरी है। और वो वातावरण से क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया पर न केवल कक्षा के अंदर वरन बाहर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। कक्षा के बाहर का वातावरण शांत होना चाहिए और निरंतर शोरगुल से छात्रों का ध्यान सीखने की क्रिया से हट जाता है। यदि कक्षा के अंदर छात्रों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है और यदि उसमें वायु और प्रकाश की कमी है तो छात्र थोड़ी देर में ही थकान का अनुभव करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी सीखने में रुचि समाप्त हो जाती है। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोलॉजिकल क्लाइमेट है, वो भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि छात्रों में एक दूसरे के प्रति सहयोग सहानुभूति भावना हो तो ये सीखने में आगे बढ़ने में सहयोग मिलता है। अगला 9वां है, वो आता है सीखने की विधि। 9वां में सीखने की विधि, लर्निंग मेथड से। सीखने की विधि का संबंध छात्र और विषय दोनों से है। यह विधि जितनी अधिक रुचिकर और उपयुक्त होती है, सीखना उतना ही अधिक सरल होता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल, प्ले और करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग विधियों का और उच्च कक्षाओं में पूर्ण भौल, सामूहिक, कलेक्टिव और सहसंबंध कोरिलेशन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो सीखने की विधि का संबंध छात्र और विषय दोनों से है। यह विधि जितनी अधिक रुचिकर और उपयुक्त होती है, सीखना उतना ही अधिक सरल होता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल, प्ले करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग विधियों का और उच्च कक्षाओं में पूर्ण भौल, सामूहिक, सहसंबंध विधियों का प्रयोग किया जाता है। रटना या सीखने में अंतर। तो यहाँ अपने को ध्यान देना है कि रटना या सीखने में अंतर क्या है। रटना व सीखने में अंतर। रटना, इसे हम बैंकिंग मॉडल कह सकते हैं। रटना को क्या कह सकते हैं, बैंकिंग मॉडल कह सकते हैं। ये ध्यान दीजिए आप, यहाँ से ये क्वेश्चन में अपने परीक्षा में आ सकता है। रटना क्या है, इसे हम बैंकिंग मॉडल भी कह सकते हैं। तथ्यों को याद करना और पूछे जाने पर तुरंत बता देना। इसमें क्या होता है, तथ्यों को याद करना और याद इस प्रकार करना कि यदि पूछा जाए तो तुरंत उत्तर आ जाए, यानी तुरंत उसका उत्तर मिल जाना चाहिए, तुरंत वो बता दें। इसके अंतर्गत बालक जानकारी के एक ढेर में से पूछे जाने पर तुरंत बता देता है। यानी इसके अंतर्गत बालक क्या करता है, जानकारी के एक ढेर में से पूछे जाने पर तुरंत क्या कर देता है, बता देता है। शिक्षक छात्रों के दिमाग रूपी बैंक में ज्ञान जमा कर देता है। यानी शिक्षक छात्रों के दिमाग रूपी बैंक में ज्ञान है वो जमा कर देता है और फिर जरूरत पड़ने पर छात्र इन्हीं तथ्यों को बताता है। फिर जब जरूरत पड़ती है तो छात्र क्या करता है, इन्हीं तथ्यों को वो वहां बता देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिमाग रूपी बैंक में वो ज्ञान जमा किया जाता है। अधिगम, सीखना क्या है, अधिगम है सीखने की
प्रक्रिया, यानी अधिगम की प्रक्रिया क्या है। तो अभी अपने अधिगम की प्रक्रिया पे अपने चर्चा की थी। तो सीखना है वो क्या है, अधिगम है, और अधिगम की प्रक्रिया क्या है, सीखना है। सीखना, इसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। सीखना, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग कह सकते हैं, सीखने को हम क्या कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे याद करके पालन करना होता है। किसकी, निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे याद करके पालन करना होता है। सीखना थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में होता है। सीखना क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में होता है। सभी बच्चों का सीखना अलग अलग प्रकार का हो सकता है, यानी कोई भी बच्चा है वो एक गति से एक समान नहीं सीखता है। तो प्रत्येक बच्चे का सीखने का क्या होता है, सीखना है वो अलग अलग हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते क्लास में 20-40 बच्चे बैठे हैं तो उनका सीखना एक जैसा होता है, नहीं होता। प्रत्येक बच्चे का सीखना क्या होता है, अलग अलग होता है, उसकी क्षमता के अनुसार होता है, उसके स्तर के अनुसार होता है। तो इस प्रकार सीखना है वो अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। कुछ जल्दी सीखते हैं और कुछ धीमी गति से सीखते हैं। यानी कुछ तो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ धीमी गति से सीखते हैं, उनको सीखने में टाइम लगता है, समय चाहिए उनको। सीखने के इस नजरिए को प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं। यानी सीखने का जो ये नजरिया है, इसी को अपने क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं। इसी को सीखने का क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग मॉडल किसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग मॉडल किसे कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। सीखने की प्रभावशाली विधियां, यानी सीखने की क्या है, बहुत सारी ऐसी प्रभावशाली विधियां हैं। इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, सीखने की बहुत सारी क्या है, प्रभावशाली विधियां हैं। तो सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं, अपने उसी के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं। मेथड्स, इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की प्रभावशाली विधियां। सीखने की प्रभावशाली विधियां, किसी नई क्रिया या नए पाठ को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। यह स्पष्ट लिखा है, किसी नई क्रिया या नए पाठ को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। हम इनमें से केवल उन विधियों का वर्णन कर रहे हैं जिनको मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर अधिक उपयोगी और प्रभावशाली पाया गया है। ये विधियां हैं वो इस प्रकार है कि हम यहाँ पे जो केवल उन विधियों का प्रयोग या वर्णन कर रहे हैं जिनको मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर अधिक उपयोगी और प्रभावशाली पाया गया है। ये विधियां कौन सी है, नंबर 1, करके सीखना। पहली विधि क्या है, करके सीखना, लर्निंग बाई डूइंग। लर्निंग बाई क्या होता है, डूइंग होता है, करके सीखना। डॉक्टर मेस का कथन है, स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं है, वर्ण शरीर के अवयव में है। कि स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं है, वर्ण शरीर के अवयव में है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। पहला क्या है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। डॉक्टर मेस का कथन है कि स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयव में है। यानी स्मृति का जो स्थान होता है वो मस्तिष्क में नहीं होता है, वो शरीर के अवयव में होता है, हाथ पैर में होता है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं, और यही कारण है कि हम क्या करते हैं, करके ही सीखते हैं। तो इसीलिए करके सीखना पहला है। बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वे जल्दी सीखते हैं। कारण यह है कि उसे करने में वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं, उसको करने की योजना बनाते हैं और योजना को पूर्ण करते हैं। फिर वे यह देखते हैं कि उनके प्रयास सफल हुए हैं या नहीं। यदि नहीं तो वे अपनी गलतियों को मालूम करके उनमें सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। यानी यहाँ क्या है, बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वे जल्दी सीखते हैं। कारण यह है कि उसे करने में
उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं और उसको करने की योजना बनाते हैं और योजना को पूर्ण करते हैं। फिर वे यह देखते हैं कि उनके प्रयास सफल हुए हैं या नहीं। यदि नहीं तो अपनी गलतियों को मालूम करके उनमें सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये सीखने से संबंधित है। उसके बाद दूसरा आता है निरीक्षण करके सीखना। दूसरा क्या आता है? निरीक्षण करके सीखना। दूसरा है निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, यानी निरीक्षण करके सीखना। योकम एवं सिम्पसन ने लिखा है कि निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री डाटा एकत्र करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। बालक जिस वस्तु का निरीक्षण करता है उसके बारे में वे जल्दी और स्थायी रूप से सीखते हैं। इसका कारण है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को छूते हैं या प्रयोग करते हैं या उसके बारे में बातचीत करते हैं। इस प्रकार वे अपनी एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप उनके स्मृति पटल पर उस वस्तु का स्पष्ट चित्र अंकित हो जाता है। तो निरीक्षण करके सीखना। योकम एवं सिम्पसन ने लिखा है कि निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री एकत्र करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार व्यक्त करने का साधन है। बालक जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वे जल्दी और स्थायी रूप से सीखते हैं और इसका कारण यह है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को छूते हैं या प्रयोग करते हैं या उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार वे अपनी एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप उनके स्मृति पटल पर इस वस्तु का स्पष्ट चित्र अंकित हो जाता है। यह है निरीक्षण करके। दूसरा है निरीक्षण करके सीखना। तीसरा है परीक्षण करके सीखना। और निरीक्षण के बाद क्या है? परीक्षण करके सीखना। निरीक्षण करके सीखना और उसके बाद परीक्षण करके सीखना। तो परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, यानी परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना है। बालक इस खोज को परीक्षण द्वारा कर सकता है। परीक्षण के बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रकार वह जिन बातों को सीखता है वे उसके ज्ञान का अभिन्न अंग हो जाती है। उदाहरण के रूप में देखें, वह इस बात का परीक्षण कर सकता है कि गर्मी का ठोस और तरल पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह इस बात को पुस्तक में पढ़कर भी सीख सकता है, पर यह सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि स्वयं परीक्षण करके सीखना। परीक्षण करके सीखना नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना है। बालक इस खोज को परीक्षण द्वारा कर सकता है। परीक्षण के बाद वह किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रकार वह जिन बातों को सीखता है वे उसके ज्ञान का अभिन्न अंग हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, वह इस बात का परीक्षण कर सकता है कि गर्मी का ठोस और तरल पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह इस बात को पुस्तक में पढ़कर भी सीख सकता है, पर यह सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि स्वयं परीक्षण करके सीखना। उसके बाद अगला चौथा जो आता है वो आता है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सीखने का कार्य व्यक्तिगत और सामूहिक विधियों द्वारा होता है। इन दोनों में सामूहिक विधियों को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली माना जाता है। इनके संबंध में कोलसनिक की धारणा इस प्रकार है। बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उसके मस्तिष्क स्वास्थ्य को उत्तम बनाने और उसके सामाजिक समायोजन को अनुप्राणित करने, उसके व्यवहार में सुधार करने और उसमें आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावनाओं का विकास करने के लिए व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सामूहिक विधियों का कहीं अधिक प्रभावशाली है। मुख्य सामूहिक विधियां कौन सी हैं? यानी सामूहिक विधियों के बारे में अपन देखते हैं कि सामूहिक विधियां कौन सी है। पहली है वाद विवाद विधि। सामूहिक पहले लेते हैं वाद विवाद विधि, डिस्कशन मेथड आता है। इस विधि में प्रत्येक छात्र को अपने विचार व्यक्त करने और प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है।
ये क्या होती है, वाद विवाद विधि होती है कि इस विधि में प्रत्येक छात्र को अपने विचार व्यक्त करने और प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है। दूसरी है वर्कशॉप विधि। दूसरी है वर्कशॉप विधि। इस विधि में पर विभिन्न विषयों पर सभाओं का आयोजन किया जाता है और इन विषयों के हर पहलू का छात्रों द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या है, वर्कशॉप विधि है। यानी वर्कशॉप के रूप में ये विधि रहती है। इसमें क्या होता है कि इस विधि में विभिन्न विषयों पर सभाओं का आयोजन किया जाता है और इन विषयों के हर इस पहलू का छात्रों द्वारा अध्ययन किया जाता है। अगली है तीसरी, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधियां। सम्मेलन व विचार यानी कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार मेथड्स। सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधियां, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार मेथड्स है। इन विधियों से किसी विशेष विषय पर छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें इन विधियों में किसी विशेष विषय पर विद्यार्थी द्वारा विचार विमर्श किया जाता है। अगला है प्रोजेक्ट यानी डाल्टन बेसिक विधियां। प्रोजेक्ट डाल्टन बेसिक विधियां। इन आधुनिक विधियों में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के कारकों का स्थान होता है। प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जिससे उसका सीखने का कार्य सरल हो जाता है। और इसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण उसमें स्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति का विकास होता है। तो इस प्रकार प्रोजेक्ट यानी डाल्टन बेसिक विधि आती है। प्रोजेक्ट और डाल्टन बेसिक विधियां। इन आधुनिक विधियों में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के प्रेरकों का स्थान होता है। प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जिससे उसका सीखने का कार्य सरल हो जाता है। इसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण उसमें स्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति का विकास होता है। इसके बाद अगली आती है, वो आती है मिश्रित विधि द्वारा सीखना। अगली क्या है, मिश्रित विधि द्वारा सीखना। लर्निंग बाय मिक्स्ड मेथड। लर्निंग बाय मिक्स्ड मेथड सीखने की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, पूर्ण विधि और आंशिक विधि। पहली क्या है, पूर्ण विधि, और दूसरी क्या है, आंशिक विधि। होल मेथड और पार्ट मेथड। पहली विधि में छात्रों को पहले पाठ्य विषय का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है। इन पहली विधि में पाठ्य वस्तु को क्या है, पाठ का पूरा ज्ञान दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है। दूसरी विधि में पाठ्य विषय को खंडों में बांट दिया जाता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार इन विधियों को मिलाकर सीखने के लिए मिश्रित विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी ये क्या है, मिश्रित विधि द्वारा सीखना है। तो मिश्रित विधि द्वारा सीखना क्या है, सीखने की दो महत्वपूर्ण विधियां, पूर्ण विधि और आंशिक विधि। पहली विधि में छात्रों को पहले पाठ्य विषय का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है। दूसरी विधि में पाठ्य विषय को खंडों में बांट दिया जाता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार इन दोनों विधियों को मिलाकर सीखने के लिए मिश्रित विधि का प्रयोग किया जाता है। छठा है सीखने की स्थिति का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। सीखने की स्थिति का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। सीखने के कार्य को सरल और सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है सीखने की स्थिति का संगठन। यह तभी संभव हो सकता है जब विद्यालय का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि उसमें सीखने की सभी क्रियाएं उपलब्ध हों और सीखने की सभी विधियों का प्रयोग किया जाए। तो सीखने की स्थिति का संगठन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। सीखने के कार्य सरल और सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है सीखने की स्थिति का संगठन, और तभी संभव हो सकता है जब विद्यालय का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि उसमें सीखने की सभी क्रियाएं उपलब्ध हो और सीखने की सभी विधियों का प्रयोग किया जाए। सीखने की ये सभी विधियां व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक
मनोविज्ञान पर आधारित है। सीखने की ये सभी विधियां व्यक्तित्व के मनोविज्ञान पर आधारित है। इन विधियों के प्रयोग से अधिगम तथा शिक्षण दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं। सीखने की ये सभी विधियां व्यक्ति के मनोविज्ञान पर आधारित है। इन विधियों के प्रयोग से अधिगम तथा शिक्षण दोनों ही प्रभावशाली हो जाते हैं। तो सीखना यानी सीखना कैसा है? बच्चे के लिए सीखना महत्वपूर्ण होता है। सीखना महत्वपूर्ण हो, सीखना क्या हो? सीखना सरल हो, सीखना उपयुक्त हो, सीखना अनुचित हो, सीखना उचित हो, और सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के मेथड का प्रयोग किया जाए। जो भी तमाम विधियां यहाँ पे प्रयोग की गई है वो सीखने में महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि बच्चे को अधिगम ही बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होता है। और मनोविज्ञान क्या करता है कि अधिगम को सरल बनाने के लिए अपने सिद्धांत देता है। तो सीखने को सरल कैसे बनाया जा सकता है, सीखना सरल कैसे हो सकता है, इसे अपने अधिगम पार्ट के अंतर्गत आज अपने इस क्लास के अंतर्गत जाना है। और यहाँ पे अपने केवल सीखने से संबंधित आज का जो ये वीडियो रहा है कि अधिगम क्या है, अधिगम किसे कहते हैं, सीखना क्या है, सीखना कब तक चलता है। तो यहाँ जैसे अपने जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक अपने चर्चा की कि जीवन पर्यंत तक सीखना चलता है। तो जन्म से लेकर के सीखना क्या है, मृत्यु पर्यंत तक है, कि मृत्यु पर्यंत तक सीखना चलता है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए रहा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो इस विषय वस्तु के बारे में अच्छे प्रकार से जान पाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, क्योंकि वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको विषय वस्तु के बारे में आपकी समझ विकसित होगी और एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक आप पूरा देखें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, तब उसके बाद इन टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर्स हैं वो शुरू किए जाएंगे। तो वहाँ आपके जो कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे रखे जाएंगे। तो आपका एक पेपर के माध्यम से भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा जो टॉपिक है वो आपके कैसा तैयार है, कितना तैयार है। यदि तैयार नहीं है तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं, दोबारा उसका रिवीजन किया जा सकता है। तो इस प्रकार अपने को क्या है, यहाँ से आपको प्रत्येक प्रकार के टॉपिक से संबंधित आपको टॉपिक से रिलेटिव प्रत्येक कार्य है वो आप यहाँ अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेवें। जहाँ आप जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है सब्सक्राइब। तो उस पे आपको केवल क्लिक करना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब पे आप क्लिक करोगे तो चैनल क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके साथ ही एक घंटे का निशान दिया हुआ है। तो उस घंटे के निशान को क्या करना है, आपको दबाना है। जैसे ही उस घंटे के निशान को आप टिक करोगे, दबाओगे, तो आप क्या हो जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन, जो वीडियो के जो नोटिफिकेशन आने हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। यानी जैसे ही नया वीडियो डाला जाएगा तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यानी आपको पता चल जाएगा कि एक नई क्लास है वो आ चुकी है, नए टॉपिक पर नई क्लास है का वीडियो आ चुका है। तो उस वीडियो को आप देख पाए, आपसे छूटे नहीं। और इस प्रकार आपकी प्रत्येक यानी पूरे आपके आरपीसी के एग्जाम से संबंधित, थर्ड ग्रेड के एग्जाम से संबंधित, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से संबंधित, एचटेट के एग्जाम से संबंधित, सीटेट के एग्जाम से संबंधित जितने भी कंटेंट है वो सारे कंटेंट पे यहाँ पे वीडियो आएंगे। यानी पूरा सिलेबस रहेगा। तो पूरा सिलेबस आप इन कक्षाओं के माध्यम से आप कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आपको बताया जाएगा, पूरा सिलेबस के वीडियो आपके सामने डाले जाएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें, उसका लाभ आप उठाएं। और हाँ, ये भी आप ध्यान रखें, केवल वीडियो आप ही न देखें, आपके जो भी साथी हैं, आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपका जानकार है, उनको शेयर जरूर करें आप,
ताकि वो भी क्लास लगा सकें, वो भी अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकें। तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। एक बार फिर सभी को जय श्री राम। आप सभी सफल हों, आपका जो उद्देश्य है वो आपका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति करें। धन्यवाद।